हेलो बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था अपना चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था हमने। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और बच्चों, तो आज एक जल्दी से हम एक बार इसकी रिवीजन देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। एक क्विक रिवीजन देखते हैं कि जल्दी से कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का नाम ये था। तो केमिकल रिएक्शन क्या थी बच्चों? केमिकल रिएक्शन वो थी जिसके अंदर केमिकल सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते थे, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे और नया कोई केमिकल सब्सटेंस बना देते थे। उसी को हम क्या बोलते थे? केमिकल रिएक्शन। केमिकल इंटरेक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। ये हमने बोल दिया था कि केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर कुछ बॉन्ड टूटें और कुछ नए बॉन्ड बने, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फिर हमने बात कर ली थी कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन क्या होती थी कि ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट वे होता था। जैसे हमने बोल दिया हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। अब ये बहुत बड़ा तरीका हो गया है लिखने का रिएक्शन को, तो उसका शॉर्ट तरीके से लिखने का कि केमिकल सिंबल को यूज़ करो। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H2, ऑक्सीजन का सिंबल O2 और वाटर का H2O। इनके सिंबल को यूज़ करके केमिकल रिएक्शन को लिख दो। ये होती थी केमिकल इक्वेशन। ये क्या था कि केमिकल रिएक्शन को शॉर्टेस्ट वे में लिखना बाय यूजिंग केमिकल सिंबल एंड फार्मूला। कि केमिकल सिंबल यूज़ करो और है ना केमिकल फार्मूला यूज़ करो और केमिकल रिएक्शन को लिख दो। उसी को क्या बोलते थे? केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, कार्बन ने किसके साथ रिएक्ट करा? ऑक्सीजन के साथ। क्या फॉर्म कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, जो लेफ़्ट वाले होते थे हम उसको क्या बोलते थे? उसको हम रिएक्टेंट बोलते थे। क्या ना, जो रिएक्ट करने वाले हैं केमिकल, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं उसको हम रिएक्टेंट बोलते थे। और जो रिएक्शन होने के बाद जो नया केमिकल प्रोडक्ट बना या जो नया केमिकल सब्सटेंस बना उसको हम प्रोडक्ट बोलते थे, उसको हम राइट हैंड साइड में लिखते थे। ये सब हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। ठीक है बच्चों, और जो ये साइड में जो SGL ये क्या बताता था कि ये जो तुम्हारा केमिकल सब्सटेंस है ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है ना, कि ये कौन से फेज़ में है। ठीक है, अगर मान लो कई बार केमिकल ये सिंबल के साथ या केमिकल रिएक्टेंट के साथ एक्वस लिखा होता था, तो इसका मतलब क्या होता था कि हमने उस केमिकल को पानी के अंदर डाला हुआ है या फिर वो सॉल्यूशन है। कि उस मतलब उस केमिकल को पानी के अंदर डाला हुआ है तो हम रिएक्शन में उसको हम एक्वस से रिप्रेजेंट कर देते थे, एक्वस लिख देते थे, है ना। जैसे हमने देख लिया था NaCl एक्वस, यानी कि तुम्हारा NaCl को पानी के अंदर डाला हुआ है। ये सब हमने देखा था। ठीक है, फिर हमने बोला था कि जो भी मान लो कुछ हीट वगैरह दे रहे हैं हम रिएक्शन में या कुछ प्रेशर वगैरह दे रहे हैं तो उसको हम एरो के ऊपर लिखेंगे, या कोई भी टेम्परेचर वगैरह दे रहे हैं। और ये छोटा ट्रायंगल किसका वो होता था? छोटा ट्रायंगल तुम्हारा सिंबल होता था हीट का, है ना। इसको डेल भी बोल देते थे। छोटा ट्रायंगल हीट को रिप्रेजेंट करता था। फिर हमने वैलेंसी की बात कर ली थी बच्चों, है ना, कि वैलेंसी क्या होती थी कि तुम्हारे जो भी लास्ट शेल में जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे उसको हम वैलेंसी बोल देते थे। हमने बोला था कि अगर शेल भरी होगी पूरी कि KLMN तो उसकी वैलेंसी 0 होगी, नहीं तो जो भी लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो तुम्हारी वैलेंसी होगी। जैसे हमने देख लिया था हाइड्रोजन की 1 थी, हीलियम की 0 थी, फिर तुम्हारा लिथियम की 1 थी, बेरिलियम की 2 थी, है ना, कार्बन की 4 थी। ये सब हमने 20 तक देख लिया था। ठीक है, हमने KLMN शेल वेल भी देख ली थी, पूरा लेक्चर था इसके ऊपर। और फिर हमने कुछ देख लिए थे केमिकल सिंबल और उनकी वैलेंसी, जैसे हाइड्रोक्साइड हो गया, सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, ये सब हम देख चुके थे, है ना। अब देखो, फिर हमने बात करी थी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कि पहली बात तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते क्यों थे? कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था? कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जितना मास रिएक्टेंट में हो उतना ही प्रोडक्ट में हो। तो इसलिए हम रिएक्शन को बैलेंस कर देते थे कि उसका मतलब एटम वगैरह बैलेंस हो जाए। बैलेंसिंग में हम क्या करते थे? हर एक तरह के एटम को बैलेंस कर देते थे, रिएक्टेंट साइड में भी, प्रोडक्ट साइड में भी। हमने बैलेंसिंग दो तरीके से देखी थी। एक देखी थी डायरेक्ट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि हमें केमिकल इक्वेशन दी है, बस उसको बैलेंस कर दो नंबर वगैरह से मल्टीप्लाई करके, कि एटम एटम बराबर कर दो दोनों साइड। और हमने दूसरा देखा था बाय यूजिंग क्रिस क्रॉस रूल, है ना बच्चों। इतना सब हमने किया था। ठीक है, जैसे देख लो, इधर कार्बन बना है रिएक्टेंट में, इधर प्रोडक्ट में भी बना है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? रिएक्टेंट में भी बना है, प्रोडक्ट में भी बना है। बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन इधर 2 हैं, इधर 4 हैं, तो हमने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि हाइड्रोजन भी दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। इस तरह से हमने बहुत सारे 5-6 लेक्चर बैलेंसिंग पे किए थे बच्चों, है ना। एक एग्जांपल क्रिस क्रॉस रूल का भी देख लेते हैं, है ना। तो देखो एग्जांपल ऑफ क्रिस क्रॉस रूल। तो देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट करा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, ऐसे हमें केमिकल फॉर्मूला में गिवन है। ठीक है, और क्या फॉर्म कर लिया? सोडियम क्लोराइड और वाटर। इसको क्रिस क्रॉस रूल का कैसे यूज़ करेंगे? सोडियम का सिंबल लिखो Na, हाइड्रोक्साइड का OH, दोनों की वैलेंसी 1 1 आ गया NaOH।
और साथ में किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड से के साथ। हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोराइड का सिंबल Cl, 1 वैलेंसी HCl आ गया। सोडियम क्लोराइड की वैलेंसी, सोडियम की सिंबल 1 Na, क्लोराइड का Cl, सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस NaCl बन गया। वाटर का हमें मालूम ही H2 होता है, तो हमने देखा कि इसको रिएक्शन को लिख दिया केमिकल इक्वेशन में केमिकल सिंबल को यूज़ करके, और हमने चेक कर लिया कि नंबर ऑफ़ एटम दोनों साइड बैलेंस है। अगर दोनों साइड बैलेंस है हर तरह के एटम, तो तुम्हारी रिएक्शन कैसी है, बैलेंस। ठीक है, फिर हमने देख लिया था कि कुछ स्टेप की रिएक्शन को किस तरह से अप्रोच करेंगे बैलेंस के लिए। हमने बोला था कि सबसे पहले मेटल को बैलेंस कर दो। कोई मेटल तुम्हें दिखे Fe, कॉपर, NaL, है ना, कोई मेटल दिखे सबसे पहले उसे बैलेंस कर दो। फिर अगला बैलेंस करो तुम नॉन मेटल को, कोई भी कार्बन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कोई भी इस तरह के नॉन मेटल दिखे फिर उसे बैलेंस करो। फिर अगला नंबर ऑक्सीजन का, फिर तीसरा नंबर किसे बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन को। फिर चौथा नंबर किसका आएगा, चौथा नंबर आएगा हाइड्रोजन का। फिर किसको बैलेंस कर दो, हाइड्रोजन को लास्ट में। फिर लास्ट में ओवरऑल चेक कर लो कि रिएक्शन बैलेंस हुई है या नहीं हुई। ठीक है बच्चों, ये सब हम देख चुके थे। फिर हमने बात करी थी आपके टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं। ठीक है बच्चों, पहला हमने पढ़ लिया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम में ही जाओ कि जिसके अंदर 2-3 केमिकल आपस में कंबाइंड हो जाए और नया एक केमिकल बना ले। जैसे इसके अंदर 2 केमिकल कंबाइंड हो रहे हैं, एक नया केमिकल बना दिया, जिससे यानी कि कंबाइंड हो जाए 2-3 केमिकल एक ही केमिकल में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट करा, क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। फिर हमने बच्चों बात करी थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, जिसके डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, कि इसके अंदर एक ही केमिकल 2-3 में टूट जाए। जैसे AB है, A और B में टूट गया। इसका एग्जांपल हमने देख लिया था CaCO3, किस में टूट गया, CO में और CO2 में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने 3 तरीके से देखी थी, कि या तो हीट देके तोड़ लो, है ना, या तो इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ लो, या सनलाइट लेके तोड़ लो। हमने इन तीनों का एग्जाम्पल भी देखा था। फिर हमने बात कर ली थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन थी, कि जिसके अंदर तुम्हारी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज हो जाए। और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी थी, जिसके अंदर तुम्हारी हीट और एब्जॉर्ब हो जाए, रिएक्शन में हीट देनी पड़े या हीट को गेन करवाना पड़े। हमने ये बोला था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कि यानी कि जब भी कोई केमिकल कंबाइन होंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉर्म करेंगे, तो उसके अंदर हीट रिलीज होगी। तो हम एक्सोथर्मिक के अंदर कॉम्बिनेशन का एग्जांपल लिख सकते हैं। और हमने बोला था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होंगी, एंडोथर्मिक होगी, कि जब भी तुम्हें डिकम्पोजिशन रिएक्शन करानी होगी तो उसके अंदर हीट को तुम्हें देना होगा। तो ठीक है, तो हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिकम्पोजिशन के अंदर हीट को देना पड़ता है। ठीक है, तो कैसी रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन, एंडोथर्मिक। तो कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल एंडोथर्मिक में लिख दो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर बच्चों हमने अगली रिएक्शन की बात करी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब रिप्लेस करना। ठीक है, इसके अंदर क्या होता था, एक जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता था, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके केमिकल कंपाउंड में से भगा देता था, कि ये ज़्यादा ताकतवर है, उसने क्या करा, B कम ताकतवर को भगा दिया। तो क्या फॉर्म कर लिया, AC+ में B, है ना, कि हमने एग्जांपल देख लिया था कि Fe और CuSO4 की जब रिएक्शन कराई, तो Fe ने क्या करा, Cu को भगा दिया और क्या फॉर्म कर लिया, FeSO4+ में Cu। इसके अंदर क्या होता था, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को भगा देता था। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, कि तुम्हारे कोई भी केमिकल कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते थे, उनके आयन आपस में एक्सचेंज होते थे और नया केमिकल कंपाउंड फॉर्म कर लेते थे। इसका एग्जांपल हमने देख लिया था, AgNO3 और NaCl ने आपस में रिएक्ट किया, क्या फॉर्म कर लिया, AgCl और NaNO3, है ना, कि इधर Ag के पास NO3 है और इधर Na के पास Cl है। तो इधर Na के पास प्रोडक्ट में क्या आ गया, Na के पास NO3 आ गया और Ag के पास Cl आ गया। तो आयन को एक्सचेंज कर लिया हमने। तो ये ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते थे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर जनरली केमिकल कितने होते थे, केमिकल एलिमेंट कितने होते थे, 3, A B C 3। इसके अंदर कितने, 4 होते थे जनरली, A B C D। ये सब हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात कर ली थी, हमने इधर बोला था ना कि Fe ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो हमें इस सब चीज़ का आइडिया कैसे लगा था, कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम रिएक्टिव होगा, कौन कम ताकतवर होगा, कौन कम ताकतवर होगा, कौन ज़्यादा ताकतवर होगा, है ना, कि कौन कम रिएक्टिव होगा, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इस सब का बात को कौन बताती थी, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। वो क्या बोलती थी कि तुम्हारा टॉप टू बॉटम मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। कि हमने इसको कैसे याद करा था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, चाह ऊपर नीचे यू बीच में जी, कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम सोडियम है, उससे कम रिएक्टिव कैल्शियम है, उससे कम रिएक्टिव मैग्नीशियम है, उससे कम रिएक्टिव एल्युमिनियम है। इस तरह से हमने देखा था। फिर हमने जो अगली रिएक्शन की बात करी थी, वो बात करी थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम में जाओ, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से कुछ लेना देना,
है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसी होती थी कि जिसके अंदर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, है ना कि ठीक है। जैसे मान लो कार्बन ने क्या करा, ऑक्सीजन को गेन करा, क्या फॉर्म कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने क्या बोला, इसके अंदर कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन करा है, या हम ये भी बोल देते थे कि कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। ऐसे मान लो जैसे HCl ने क्या करा, हाइड्रोजन को लॉस करा, Cl2 और H2 फॉर्म करा, तो इसके अंदर HCl का क्या फॉर्म हुआ, वो ICl ने हाइड्रोजन को लॉस करा, तो हमने क्या बोल दिया, HCl का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, या HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है बच्चों। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता था, अपोजिट होता था ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। इसके अंदर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, तो इसके अंदर क्या होता था, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। रिडक्शन यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने एग्जांपल देख लिया था कि कॉपर ऑक्साइड और जब H2 को रिएक्ट कराया, क्या फॉर्म हुआ, Cu प्लस में H2O। CO ने क्या फॉर्म करा, Cu फॉर्म करा। कॉपर का क्या हुआ, कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन, क्यों, कॉपर ने ऑक्सीजन को लॉस करा। रिएक्टेंट में तो CO था ना, प्रोडक्ट में क्या बन गया, CO, तो इसने ऑक्सीजन को लॉस किया, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। फिर हमने बात करी थी हाइड्रोजन की टर्म में कि इधर Cl2 था, Cl2 ने क्या करा, इधर हाइड्रोजन को गेन कर लिया और क्या फॉर्म कर लिया, HCl। तो हमने क्या बोला कि Cl2 का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, है ना बच्चों। फिर हमने बात कर ली थी रेडॉक्स रिएक्शन की, नाम से हमें पता चला रेड और ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा हो। हमने एग्जांपल देख लिया था, PbO प्लस में C आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, क्या फॉर्म करें, Pb प्लस में CO2। इधर देखो PbO का क्या, PbO ने क्या फॉर्म करा प्रोडक्ट में, Pb। ठीक है, PbO ने क्या करा, ऑक्सीजन को लॉस करा, यानी कि PbO क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, या हम यूँ बोल सकते हैं PbO इज रिड्यूस्ड। और कार्बन ने क्या करा, ऑक्सीजन को गेन करा, कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, या हम ये भी बोल सकते हैं कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। तो एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसे हम केमिकल रिएक्शन के क्या बोलते थे, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना बच्चों। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उधर तो हमने 7th नंबर पे पढ़ी थी, बट इधर मैंने लास्ट में ले ली। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती थी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन, हमने केमिकल्स को मिलाया, रिएक्शन कराई, कोई ऐसा इंसॉल्यूबल सॉलिड फॉर्म हो गया कि मतलब कोई सॉलिड फॉर्म हो गया ऐसा जो घुल ही नहीं रहा, डिजॉल्व ही नहीं हो रहा, तो हम उसको क्या बोलते थे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसके अंदर एन इंसॉल्यूबल सॉलिड प्रेसिपिटेटिव फॉर्म। इंसॉल्यूबल सॉलिड मतलब जो ना घुले, कि है ना, जो सॉल्यूशन में ना घूमे। हमने एग्जांपल देख लिया था, AgNO3 और NaCl ने आपस में रिएक्ट करा था, क्या फॉर्म कर लिया था, NaNO3 और AgCl सॉलिड फॉर्म हो गया था, जो कि था प्रेसिपिटेट, जो कि रिएक्शन के अंदर घुल ही नहीं रहा था, पाउडर था। ठीक है बच्चों। फिर हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कोरोजन। कोरोजन क्या था, हमने बोला था कि भैया मेटल जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो मेटल जब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जब वो खुले में पड़े रहते हैं, तो उनका जो सरफेस होता है ना मेटल का, वो रिएक्ट कर लेता है आसपास के अंदर जितनी गैसेस होती हैं, पानी होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या जो सब भी होता है उसे रिएक्ट कर लेते हैं ना। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते थे हम, कोरोजन, है ना, कि जिसके अंदर क्या होता था कि कलर सिल्वर जैसे काला पड़ जाता था, उसका शाइनी वाइन डल हो जाता था, है ना, कि चमकीला से बहुत ज़्यादा वैसा डल सा हो जाता था। इसके अंदर हमने एक एग्जांपल देख लिया था, रस्टिंग ऑफ आयरन की, लोहे का जंग लगना। लोहा क्या करता था, ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट कर लेता था और फेरिक ऑक्साइड कुछ Fe2O3 करके कुछ बना लेता था, ठीक है, और ये लोहे के ऊपर चिपक जाता था। इसी को हमने क्या बोला था, रस्टिंग ऑफ आयरन की, मतलब लोहे के सरफेस ने क्या करा, तुम्हारे ऑक्सीजन या पानी का रिएक्ट करके जंग लग लिया उस पर, उसको हमने क्या बोला, रस्टिंग ऑफ आयरन। हमने बोला कि कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, या तो पेंट कर दो उस पर, या ग्रीस कर लगा दो, या ऑयल लगा दो। फिर हमने लास्ट टेस्ट टॉपिक की बात करी थी, वो बात करी थी रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या होता था तुम्हारा, कि जब भी तुमने किसी भी खाने के मटेरियल को, फूड को जब लंबे समय तक रख दिया कहीं पे बार, तो क्या होगा कि वो जो भी फूड वगैरह होता है, वो हवा में जो इतने एटमॉस्फेयर में गैसेस वैसेस होती हैं, उसका रिएक्शन कर जाता है। या फिर हमने ये बोल सकते हैं कि फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड ऑक्सीडाइज, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। जितना भी तुम्हारा तले हुए चीज़ें होती हैं, सेब वेब होता है, ये सब चीज़ें, वो क्या होता है, उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, या बोल देते हैं ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। कि रेंसिडिटी का एक सिंपल सा, अगर तुम डिक्शनरी में मतलब देखोगे, इसका मतलब होता है फूड का बासी हो जाना, कि फूड पड़े पड़े बासी हो जाता है। बासी किस वजह से हो जाता है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो इस वजह से उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये सब हमने देख लिया था। और इसका एग्जांपल क्या था कि मान लो जब तुमने मक्खन है, बटर को बहुत 2-4 दिन के लिए पड़ा रखा, फ्रिज में नहीं रखा, तो क्या होगा, उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएगा, तो खाने लायक नहीं रहेगा, वो बासी हो जाएगा, है ना, खट्टा वट्टा टाइप का हो जाएगा। और रेंसिडिटी से प्रिवेंट कैसे किया जा सकता था, या तो फूड को टाइट कंटेनर में रख दो, हवा टाइट कंटेनर में जिसके अंदर हवा जाए ना, या फिर फूड को फ्रिज में रख दो कि टेम्परेचर कम रहेगा, या फिर एंटीऑक्सीडेंट डाल दो। कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते थे,
जो ऑक्सीडेशन करवाने से बचते थे, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन कराने से बचते थे। ठीक है, इसका हमने देख लिया था। नाइट्रोजन गैस की चिप्स वगैरह में नाइट्रोजन गैस को पढ़ते हैं कि चिप्स का ऑक्सीडेशन ना हो। तो बच्चों ये सब हम पढ़ चुके थे। ठीक है बच्चों, अब हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ लेना। इजी चैप्टर है, बस हमने इतनी सी बातें कर पढ़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ी। कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।